Welcome, dear students. This is our third lecture on Newtonian mechanics. And in today's lecture, we will study the laws of motion given by Newton, equation of motion, and a few other terms. So let us start. Newton's first law, it states, every object persists in its state of rest. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो ये हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहेगा अनलेस इस पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स आए, इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट किया जाए तो उसकी वजह से इसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज होके स्टेट ऑफ मोशन बन जाए. द सेम लॉ स्टेट्स कि every object persists in its state of uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए. इट शुड कवर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. और जो इसकी डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहा है, दैट शुड रिमेन फिक्स्ड. That is the meaning of uniform motion या uniform velocity. तो अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी स्टेट में रहेगा अनलेस एंड अनटिल कि उस पे कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो. तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो उस पे तो फोर्स अप्लाई करने की जरूरत है, लेकिन अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उस पे फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. लेकिन दिस पॉइंट गोज अगेंस्ट आवर कॉमन इंट्यूशन बिकॉज हमारी जो ऑर्डिनरी लाइफ है, हम देखते हैं कि हम किसी बॉल को हिट करते हैं, इट कम्स इनटू मोशन. Then according to Newton's first law, it should continue in its state of motion. लेकिन हम देखते हैं कि after some time it slows down and finally stops. Now that is because of the friction. तो फ्रिक्शन को एलिमिनेट करने के लिए और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को स्टडी करने के लिए वी हैव गॉट एन apparatus जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा. यहाँ पे आप टिपिकल मैग्नीट्यूड्स ऑफ फोर्स देख लें. जब आप अपने मोबाइल फोन पे कोई बटन प्रेस करते हैं, यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑफ 1 न्यूटन. जो गाड़ी का इंजन है दैट अप्लाइज अ फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन. और जो रॉकेट का इंजन है दैट अप्लाइज 50 लाख न्यूटन फोर्स टू प्रोपेल द रॉकेट. नाउ दिस इज द डिवाइस जिसको हम लैब में यूज कर सकते हैं टू स्टडी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. इसमें एक वेज शेप्ड सरफेस है. दिस इज वेज शेप्ड सरफेस. इसमें छोटे छोटे पोर्स हैं एंड इट इज कनेक्टेड हियर विद अ सोर्स व्हिच सप्लाइज कंप्रेस्ड एयर. तो इन छोटे छोटे पोर्स से एयर निकलता है विद अप्रिशिएबल वेलोसिटी. तो इसके ऊपर हमने एक हल्का फुल्का ऑब्जेक्ट रखा होता है, अगेन इन द वेज शेप, जिसको हम राइडर कहते हैं. तो चूंकि इन पोर्स से एयर जेट्स निकलते हैं तो वो एयर जेट्स इस राइडर को प्रेस करते हैं इन द अपवर्ड डायरेक्शन. तो इससे क्या होता है कि उससे इसका वेट काउंटर बैलेंस होता है एंड दिस राइडर रिमेन्स हैंगिंग इन मिड एयर. नाउ it is not in touch with this wedge shaped structure, but now it is hanging in mid air. तो उसके बाद अगर इसको हम पुश करेंगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड तो हमारे पुश करने से इसकी जो मोशन है वो कंटिन्यू रहती है, ये कहीं रुकता नहीं है. तो दैट इज हाउ वी कैन प्रैक्टिकलाइज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. So let us apply Newton's first law to a bulb which is hanging with some support, with some cord, cable.
तो दिस इज द बल्ब। तो इस पे दो फोर्सेस हैं, वन इज द वेट, ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और इसको हमने हैंग किया है किसी केबल से, किसी कॉर्ड से, किसी न किसी चीज से, किसी रॉड से। तो that applies a force on the bulb and that is called tension. Tension is the pulling force. Tension is a force जिससे हम किसी चीज को अपनी तरफ खींच सकें। तो नेट फोर्स अगर हम देखें तो एक तो है ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, और एक और फोर्स है टेंशन विच इज एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड्स। नाउ न्यूटन्स लॉ सेज सिंस द बल्ब द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, so there must be net force equal to zero. Net force equal to zero is possible when tension equals the gravitational force. Then the two forces counterbalance each other and the net force on the bulb is zero. Now we shall take example of an object. This is an object which is in uniform motion. It has got a velocity, constant velocity, and its direction is fixed to the right. तो इसको हम किसी रस्सी से खींच रहे हैं, so tension T which is in the backward direction, and obviously इसको हम घसीट रहे हैं, we are dragging the object. तो यहाँ पे there is an backward opposing force and that is friction. Friction को हम small f से denote कर रहे हैं. Now this object is in motion, it is moving, it is not at rest. Again इस पे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे। सिंस द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, नेट फोर्स on the object should be zero, and that is possible only when our applied external force, that is tension, is equal to the opposing force friction. So net force zero hai, but still the object is in motion. That is the meaning of Newton's first law. थोड़ी और स्टैंडर्ड एग्जांपल लें, द फ्लाइट ऑफ एयरप्लेन इन एयर। तो व्हेन एन एयरप्लेन इज इन मिड एयर and it is cruising, there are four forces on the airplane. Number one is the weight, which is acting vertically downwards. Number two force is lift, which is generated by the wings according to Bernoulli's principle. So the lift is in the upward direction and it is moving horizontally in this direction. So its altitude is fixed. तो अगर हम upward direction को y axis माने और जिस direction में ये move कर रहा है उसको x axis माने, there is no motion along y axis. No motion along y axis. तो हम कह सकते हैं the airplane is at rest so far as y axis is concerned, because न तो ये y axis में ऊपर की तरफ जा रहा है न नीचे आ रहा है. So अगर हम y axis को पूछें तो वो कहेगा, y axis will tell that the airplane is at rest. Airplane is at rest so far as vertical motion is concerned. So that means net external force along y axis should be zero, and that is possible only when lift will counterbalance weight. So when the airplane is cruising at a constant altitude, that time lift and weight they are equal. अब अगर इस एयरप्लेन को ऊपर जाना हो, then lift should win. Then at that time lift should be greater than weight, so that lift will win and it will take the airplane to a higher altitude. और अगर इस हवाई जहाज को नीचे आना हो, फॉर एग्जाम्पल एट द टाइम ऑफ लैंडिंग, तो उस वक्त लिफ्ट और वेट में वेट शुड विन, सो दैट टाइम वेट शुड बी ग्रेटर देन लिफ्ट. सो इसका मतलब है कि एट द टाइम ऑफ टेक ऑफ लिफ्ट शुड बी ग्रेटर देन वेट, एंड एट द टाइम ऑफ लैंडिंग वेट शुड बी ग्रेटर देन लिफ्ट. तो वेट को तो हम चेंज कर नहीं सकते, हम लिफ्ट को कम ज्यादा करते हैं. तो अगर आपकी
सीटिंग प्लेस विंग के पास हो, तो आप देख सकते हैं कि विंग के ऊपर जो वो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता रहता है, सो दैट चेंजेस द लिफ्ट। के टेक ऑफ के टाइम लिफ्ट शुड बी ग्रेटर देन वेट, और लैंडिंग के टाइम वेट शुड बी ग्रेटर देन लिफ्ट। तो इसी तरह अगर हम अब दो और फोर्सेस देखें जो कि इस एयरप्लेन पे एक्ट होते हैं, एक तो है फॉरवर्ड फोर्स, दैट इज थ्रस्ट। दिस थ्रस्ट इज जनरेटेड बाय द इंजन्स ऑफ एरोप्लेन, जो हवाई जहाज को आगे धक्का देते हैं। एंड सिंस एयरप्लेन इज मूविंग इन एयर विच इज अ विस्कस मीडियम, तो इट opposes its motion, it applies the viscous drag, viscosity force, viscous drag। और ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। थ्रस्ट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड ड्रैग इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हमारी अगर एयरप्लेन इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, तो at that time there is net force along x axis should be 0 according to Newton's first law. So at that time thrust should be equal to drag। अब अगर एयरप्लेन चाहता है एक्सेलरेट करना, कि ये अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज करना चाहता है, देन थ्रस्ट शुड बी ग्रेटर देन ड्रैग। और अगर ये अपनी वेलोसिटी कम करना चाहता है, रिटार्डेशन, देन ड्रैग शुड बी ग्रेटर देन थ्रस्ट। So these were few applications of first law of motion given by Newton. Now comes the second law, which is the real law, and it states that the rate of change of momentum. तो पहले तो हम change of momentum लिखें, that means dp, that is the change in momentum with respect to time। तो हमने ये change in momentum देखना है, rate of change of momentum with respect to time, that means dp by dt, कि मोमेंटम में कितना चेंज हुआ, कितने टाइम में हुआ, is directly proportional to the net external applied force, and this change occurs in the direction of applied force। that means कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव साइन रखना है, यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, that means जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम में चेंज भी होता है। सो इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे, सो वी विल राइट dp by dt is equal to some proportionality constant k into f। now this k has got value 1 in SI system, so this k equals 1, so that means we get f is equal to dp by dt। This is Newton's second law, and this is applicable always। This is the formula for force, and this equation is applicable always। इसको आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता हाँ, हम एक स्पेशल केस ले सकते हैं। तो फॉर दैट जो मोमेंटम है, momentum is defined as the product of mass into velocity of the object। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में वो सब्स्टिट्यूट करें, और तो हमें मिलेगा d by dt of m into v। then we take a special case that mass is constant, mass is constant, which is in general the case, and when the object is moving at ordinary speeds, तब हम mass constant ले सकते हैं। when our object is moving at ordinary speeds, that means its speed is very very small as compared to c। c is the vacuum speed of light, the speed of light in vacuum, which is roughly equal to 3 into 10 raised to power 8 meter per second। तो अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड इतनी ना हो, इससे बहुत कम हो,
few meters हो, few 100 meters हो, even 1 kilometer भी हो, तो तब तक हम कहेंगे कि हमारी जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो ऑर्डिनरी है. So when the speed of object is ordinary, then we can treat mass as constant, so it will get out of differentiation. Then we are left with dv by dt, differentiation of velocity with respect to time, and that is acceleration. So we get another equation, f is equal to ma. लेकिन keep in mind, याद रखें कि this is not Newton's second law. It is a special case of Newton's second law. Special case because we are treating mass constant. If mass is not constant, then we cannot apply this equation. तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि the most famous equation in physics is E is equal to mc square. This is the most famous equation in physics. और number 2 पे जो most famous equation है, that is F is equal to ma, the special case of Newton's second law. तो equation of motion हम कैसे लिखेंगे? Since acceleration is double differentiation of position vector, that is acceleration is dv by dt. So we can write it as d by dt of, now velocity is the differentiation of position vector with respect to time. तो हमें ये डबल डिफरेंशिएशन मिलता है, double differentiation of position vector with respect to time. So equation number 2 को हम लिख सकते हैं that F is equal to m into double differentiation of position vector with respect to time. और यहाँ पे हम न्यूटोनियन नोटेशन भी यूज कर सकते हैं. Newtonian notation is कि if we have got some function f और इसकी differentiation हम देख रहे हैं with respect to time, तो we put a dot over it. So one dot means you are differentiating once the function with respect to time. अगर हम इसको एक और बार differentiate करेंगे, so d square f by dt square, then we will put 2 dots over it. So इसका मतलब है we are differentiating the function f twice with respect to time. So that's why जो यहाँ पे d square r by dt square है, double differentiation of position vector with respect to time, तो इसको हमने r के ऊपर 2 डॉट लगा दिए हैं. So this is the equation of motion, that force, net external force F equals m into double differentiation of position vector. So this is the equation of motion, जिसको हम पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे एक प्रॉब्लम में और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यानी इंटीग्रेट करेंगे. तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, फिर से एक और बार इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पोजीशन वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन मिलेगी. दैट इज हाउ यू सॉल्व एन इक्वेशन ऑफ मोशन. चूंकि हमें इक्वेशन मिली कि F is equal to m into a, force equals mass into acceleration, तो यहां से हम acceleration के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं force by mass. तो हमें यहां से एक और स्टेटमेंट मिलता है न्यूटन सेकंड लॉ का कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें तो हमें ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन मिलेगी. द ऑब्जेक्ट विल गेट एक्सेलरेटेड, और चूंकि यहाँ पे प्लस साइन है, नेगेटिव साइन नहीं है, द एक्सेलरेशन विल ओकर इन द सेम डायरेक्शन जिसमें फोर्स अप्लाई किया गया. तो वी गेट अनदर statement. When an external non-zero net force acts on an object, the object accelerates in the direction of net force, and this acceleration is directly proportional to force and it is inversely proportional to mass. तो अगर हम फोर्स एक्सेलरेशन ग्राफ प्लॉट करना चाहें
तो हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू m into a. So we will plot acceleration along x-axis. We will plot force along y-axis. चूंकि यहाँ पे प्लस कुछ है ही नहीं, मैं जीरो लिख दूं एंड दैट जीरो कैन बी ए कॉन्स्टेंट. m तो है ही, m इज m. सो हमें इक्वेशन मिलती है y इज इक्वल टू mx प्लस c. Now this is equation of a straight line, और चूंकि c is the intercept is 0, so that means it does not cut y-axis. That means this will be a straight line passing through origin. So the force acceleration graph is a straight line passing through origin. So the force acceleration graph is a straight line inclined to the acceleration axis, and it is passing through the origin. Now the question is, what is given by the slope of force acceleration graph? So let us evaluate slope. We will take 2 points. This is point P, this is point Q. I mean, we will take 2 points on the graph. So we will say what are the corresponding values of force. We will see what are the corresponding values of acceleration. So chunki on horizontal axis we are plotting force, to point P, point Q, they will correspond to two values of force. Supposing here the force is F2 and supposing here the force is F1. Isi tarah on the horizontal axis we are plotting acceleration. So here I will get some value of acceleration, supposing A2, and here I will get some value of acceleration A1. So the slope is given by कि along vertical axis जो दो values हैं उनकी difference, so F2 minus F1, और denominator में along horizontal axis जो values मिले उनकी difference, so A2 minus A1. Now आप एक large quantity of force को small quantity of force उसमें से difference minus करें, you will still get some force. Divide, आप large quantity of acceleration में से subtract करें small quantity of acceleration, you will still get acceleration, and force by acceleration is mass. So that means the slope of force acceleration graph gives mass. तो ग्राफ में जितना ज्यादा slope होगा उतना body का mass भी ज्यादा होगा. Well, Newton's second law has got many applications. यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही application की बात करूँगा, so that you will find it interesting. If you keep dp constant, यानी the change in momentum is constant. Change in momentum means mv minus u, final velocity minus initial velocity. If this is constant, but you increase the duration, जिस duration में ये change in momentum हो, अगर आप उस time interval को increase करेंगे तो according to Newton's second law the force will decrease. अगर आपको किसी object का momentum change करना हो तो आप momentum of change वही रखें. An object is traveling very fast, so u is very large and you want to stop it, so v is 0, so there will be some change in momentum. तो उसको आप वही रखें, बट उस change of momentum को आप करें, but you will change that momentum in a large interval of time. तो आपको जो force apply करना पड़ेगा या जो आप पे force apply होगा, that will be very very small. तो इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है द एयरबैग्स जो गाड़ियों के स्टीयरिंग के नीचे होती है. ये एयर बैलून
अनइन्फ्लेटेड होता है, यानी उसके अंदर गैस नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर एक मटेरियल होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम एजाइड, जिसकी केमिकल फार्मूला है NaN3, सोडियम एजाइड। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि गॉड फॉरबिड जब कहीं पे एक्सीडेंट हो या गाड़ी किसी चीज के साथ टकराए या आपको ऑल ऑफ ए सडन ब्रेक मारनी पड़े, कोई सामने आ जाए, तो दिस सोडियम एजाइड अंडरगोज केमिकल रिएक्शन एंड इट रिलीजेस नाइट्रोजन गैस। ये होता पाउडर फॉर्म में है, सो इट डज नॉट टेक मच वॉल्यूम। ये सोडियम एजाइड पाउडर फॉर्म में होती है, इस बैलून के अंदर होती है, और ये बैलून स्टीयरिंग के नीचे होता है। इट डज नॉट ऑक्यूपाई एनी वॉल्यूम बिकॉज पाउडर इज सॉलिड। लेकिन जब एक्सीडेंट हो या आप गाड़ी को ऑल ऑफ ए सडन रोकें या आपकी गाड़ी किसी चीज के साथ टकरा जाए, एक्सीडेंट हो, तो अगर ये चीज ना हो तो ड्राइवर का जो सर है वो तो या तो स्टीयरिंग के साथ टकराएगा या फिर जो सामने विंडशील्ड है गिलास उसके साथ टकराएगा। एंड गॉड फॉरबिड अगर ज्यादा ही इंटेंसिटी का एक्सीडेंट है तो ड्राइवर जो विंडशील्ड तोड़ के बाहर भी निकल सकता है बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। लेकिन होता क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन नाइट्रोजन गैस निकलता है, एंड नाइट्रोजन गैस जो है दैट इन्फ्लेट्स दिस बैलून। तो स्टीयरिंग के ऊपर जो छोटी सी पट्टी होती है वो उठ जाती है, एंड जो ड्राइवर के सामने ये जगह होती है दैट इज फिल्ड बाय दिस बैलून। सो जो मोमेंटम ऑल ऑफ ए सडन चेंज होता, सर टकराता विद द स्टीयरिंग, वो सर टकराता है बैलून के साथ, और यही मोमेंटम चेंज होता है बट इन अ लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। तो कॉन्सिक्वेंटली ड्राइवर के सर पे जो फोर्स अप्लाई होता है वो स्मॉल होता है, एंड दैट सेव्स पर्सन फ्रॉम डाइंग और इवन फ्रॉम इंजरीज। So this is just one of the many practical applications of Newton's second law. Now let us go to Newton's third law. It states that force always occurs in pairs. If we have got two bodies, supposing this is body A and this is body B, and supposing they are repelling each other, तो फोर्स को हमेशा वहां दिखाना चाहिए जहां पे अप्लाई होता है। सो दिस इज फोर्स ऑन B ड्यू टू A, so it should be shown where it acts. So this is force on B due to A. और इसी तरह चूंकि हम कह रहे हैं कि they are repelling, so this will be force on A ड्यू टू बी। तो फोर्स को वहां दिखाना चाहिए जहां पे वो एक्ट हो रहा हो, ना कि उसका सोर्स क्या है। तो नोटेशन ये है कि जिस पे फोर्स हो उसका नाम पहले लिखा जाए। सो एफ बी ए डिनोट्स फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, एंड सिमिलरली दिस इज फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। पहले हम उसका नाम लिखते हैं जिस पे फोर्स एक्ट हो, और बाद में हम लिखते हैं जिसका फोर्स एक्ट होता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ सेज दैट फोर्स इज ऑलवेज इक्वल इन पेयर्स। अगर बॉडी बी पे फोर्स है तो बॉडी ए पर भी फोर्स है। दिस इज अ पेयर ऑफ फोर्सेस, और ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं। सो दैट मीन्स एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी। द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। लेकिन जब हम डायरेक्शन की बात करेंगे दे आर अपोजिट। तो मैं फिर से लिखूंगा एफ बी ए इक्वल्स एफ ए बी। दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन जब हम डायरेक्शन भी इसमें इंसर्ट करेंगे वी विल पुट ए माइनस साइन हियर। इट मींस द बोथ फोर्सेस हैव गॉट सेम मैग्नीट्यूड बट दे आर पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका एक और स्टेटमेंट ये भी है, टू एवरी एक्शन। तो अगर हम दो में से एक फोर्स को एक्शन माने, supposing FAB is action, then FBA is reaction, and that reaction is equal and opposite.
लेकिन कुछ बातें न्यूटन्स थर्ड लॉ में याद रखनी है कि इसमें जो एक्शन और रिएक्शन है दे आर नथिंग बट दे मीन फोर्स। और न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाइज टू ऑल द फोर्सेस, चाहे वो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो। कॉन्टैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस जिनको अप्लाई करने के लिए दो बॉडीज का फिजिकल कॉन्टैक्ट मस्ट है। तो इसकी एक एग्जांपल तो है फ्रिक्शन। जब तक दो बॉडीज के दरमियान फिजिकल कॉन्टैक्ट ना हो, फ्रिक्शन कैन नॉट एग्जिस्ट। विस्कोसिटी, there is physical contact between layers of fluid. Another contact force is tension. जब तक हम रस्सी से, कॉर्ड से, केबल से किसी चीज को ना खींचे, टेंशन कैन नॉट बी अप्लाइड। तो these are contact forces. और इसी तरह न्यूटन्स थर्ड लॉ आल्सो अप्लाइज टू लॉन्ग रेंज फोर्सेस। लॉन्ग रेंज मीन्स के जहां पे एक बॉडी को दूसरी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने के लिए फिजिकल कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। तो इसकी एक एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस। तो ये सारे फोर्सेस पे अप्लाई होता है। इट इज एप्लीकेबल टू बॉडीज जो रेस्ट में है एज वेल एज टू बॉडीज इन मोशन। और मोशन में भी, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन हो या एक्सेलरेटेड मोशन हो, इट अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ रेस्ट एंड मोशन। देयर इज नो कॉज इफेक्ट रिलेशन इन थर्ड लॉ। इसका मतलब यह है कि दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली एक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक बॉडी दूसरे पे फोर्स एक्ट करे एंड इन रिएक्शन टू दैट दूसरी बॉडी पहली बॉडी पे फोर्स अप्लाई करे। नहीं, बीच में कोई डिले नहीं है। both forces act at the same time, but both forces don't act on the same body, इसलिए they do not cancel each other's effect। इनमें से एक बॉडी है बॉडी ए, दूसरी बॉडी है बॉडी बी। तो इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ बी ए और इस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है एफ ए बी। द टू फोर्सेस डोंट एक्ट ऑन द सेम बॉडी। दिस फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी ए एंड दिस फोर्स एक्ट्स ऑन बॉडी बी। इसीलिए ये एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं करते हैं। वेल, न्यूटन्स थर्ड लॉ के भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो उनमें से एक एप्लीकेशन है बैलून। अगर आप ये आप घर पर भी कर सकते हैं। यू टेक अ बैलून और आप इसमें हवा भरें। तो दिस इज द बैलून और आप इसको इसमें हवा भरें, इन्फ्लेट करें और इसको आप यहाँ पे हाथ से पकड़ के रखें। तो अंदर एयर है विद हाई प्रेशर, जो कि जो मटेरियल ऑफ बैलून है इस पे प्रेशर अप्लाई कर रहा है लाइक दिस। इट वांट्स टू गेट आउट बिकॉज आउटसाइड प्रेशर लो है। आउटसाइड द बैलून देयर इज प्रेशर लो, इनसाइड द बैलून द प्रेशर इज हाई। तो जब आप यहाँ हाथ छोड़ देते हैं तो इस कंप्रेस्ड एयर को बाहर निकलने का एक मौका मिलता है। सो इट अप्लाइज फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। The air applies force on balloon. जो बैलून है, बैलून applies force on air and it throws it out in the backward direction. That is reaction. So action is force on air due to balloon. ये उसको बाहर फेंकता है। तो रिएक्शन क्या होनी चाहिए? रिएक्शन विल बी फोर्स ऑन बैलून ड्यू टू एयर। सो एयर जो है बाहर निकलते हुए इस बैलून पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है और उसकी वजह से ये बैलून आगे चला जाता है। तो उसी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है रॉकेट। तो वी टेक ए रॉकेट, जिसमें हम फ्यूल रखते हैं और उस फ्यूल को जलाने के लिए एक और मटेरियल रखते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजर, जो इस फ्यूल को जलाता है। और इस वहां पे हॉट गैसेस निकलती हैं। उन हॉट गैसेस को निकलने के लिए तंग जगह रखी जाती है। सो दैट इज हाउ द एग्जॉस्ट गैस कम्स आउट एंड इट कम्स एट वेरी वेरी हाई स्पीड। सो एग्जॉस्ट गैसेस पे रॉकेट
applies force in the backward direction. So this is force on gas due to rocket, and which is in the backward direction, that is the action. So according to Newton's third law, the gas will apply force on rocket in the forward direction. So this will be force on rocket due to gas, and that propels rocket in the forward direction. So that is another application of Newton's third law. Another example is helicopter. Supposing this is helicopter and it has to remain in mid-air. तो हेलीकॉप्टर के ऊपर जो वो रोटेटिंग ब्लेड्स होते हैं उनको हम रोटर कहते हैं. They apply force on air in the downward direction. So that is action. तो इन रिएक्शन जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, they apply force on the rotating blades in the upward direction, and that gives lift. And that lift counterbalances weight of the helicopter, and helicopter हवा में mid air hover कर सकता है. Another example is walking. When we walk, हमारे पैर ग्राउंड को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करते हैं, that is action. और ग्राउंड जो है वो हमारे पैरों को हमें आगे पुश करता है, that is reaction. And